गुड इवनिंग गाइस। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमने इस लेसन को पहले भी किया है, एक बार फिर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इस लेसन में कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके दो प्रकार के स्रोत है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद हमने देखा है कि भूकंप जो है उसके बारे में बताया गया है और फिर वोल्केनो के बारे में, और ये 5 जो डिसकंटिन्यूटीज है, अशांतता, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके जो डायरेक्ट सोर्स है वो है वोल्केनिक और बोरहोल्स। इनसे हमें सीधा जो है वो प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। इनडायरेक्ट अगर सोर्सेज की बात करें तो डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और सिस्मिक एक्टिविटी है। जो वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनो जो उद्गार होता है वो पृथ्वी पर जो है वो अंदर की जो वस्तुएं हैं उसको बाहर लाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। इसी प्रकार जो बोरहोल्स है उनके द्वारा भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ये तो थे हमारे डायरेक्ट सोर्सेज। अब है इनडायरेक्ट। डेंसिटी, जो घनत्व है वो हमें बताता है कि अंदर गहराई में जाने पर जो है पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उसका घनत्व बढ़ता जाता है, लेकिन ये जो है कंप्लीटली अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह जो प्रेशर है, दबाव, वस्तु के ऊपर जो दबाव है वो गहराई में जाने पर डेफिनेटली ज़्यादा पड़ता है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर की अगर बात करें तो कोर में जो है उस पर क्रस्ट और मेंटल दोनों का भाग है वो ज़्यादा दबेगा, लेकिन ऐसा कुछ पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि इतना प्रेशर वहाँ ज़्यादा है। सेम टेम्परेचर की अगर बात करें हम तो हमें पता है कि 32 जो मीटर है वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो है अंदर गहराई तक जाते जाते टेम्परेचर जो है 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है वो बढ़ जाता है। ये जो टेम्परेचर है ये एक समान गति से नहीं बढ़ता, एक सीमा तक जाने के बाद टेम्परेचर जो है वो कम गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सिस्मिक एक्ट जो है वो अर्थक्वेक के बारे में हमें बताता है कि जो सिस्मिक एक्ट में है वो 3 प्रकार की वेव्स होती है, P, S और L। हमने लास्ट वीडियो में जो है इन वेव्स को अच्छी तरह से पढ़ा भी है। जो है सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है मनुष्य के लिए वो L वेव्स है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो P वेव्स की है। तो जो हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो आज तक जो है मानव जो है सोने की खदान जो खोदता है साउथ अफ्रीका में जो है, उन खानों की जो गहराई है वो 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक ही है। अगर हम तेल के कुओं की बात करें जो है वो 8 किलोमीटर तक ही गहरे खोदे गए हैं। अगर हम और भी गहराई की बात करें तो अब तक का जो सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी पर जो ड्रिल किया गया है वो आर्कटिक ओशन के अंदर 12 किलोमीटर गहराई पर है, जिसका नाम है कोला रीजन। कोला रीजन के अंदर जो है 12 किलोमीटर गहराई पर जो है वो सबसे ज़्यादा ड्रिल, जो डीपेस्ट प्लेस है वो अर्थ पर मानव के द्वारा किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की जो गहराई है 6371 किलोमीटर जो है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। 12 किलोमीटर जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है इन चीज़ों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। उल्काएं जो है उससे भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर जो है क्या संरचना है, क्योंकि उल्काओं से काफ़ी ज़्यादा समानता है पृथ्वी के मटेरियल पर। टूटते हुए तारों को हमने मूवीज में भी देखा है, सुना भी है कि टूटते हुए तारे को विश मांग लीजिए कि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक के अंदर क्या क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में P, S और L वेव जो है वो डिफाइन किया था। उससे आगे हम एक बार फिर कहते हैं कि ऐसा यंत्र जो है भूकंपीय तरंगों को जो मेजर करता है वो सिस्मोग्राफ। एक वर्ड है फोकस। फोकस है अर्थक्वेक जो है, जहां पर अर्थक्वेक का उद्गम केंद्र होता है उसे फोकस कहते हैं। फोकस का दूसरा नाम हाइपोसेंटर भी है। एक है एपिसेंटर। एपिसेंटर वो स्थान है जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस की जाती है और ये उद्गम केंद्र के सबसे समीप होता है। नीरेस्ट जो है वो उद्गम, नीरेस्ट होता है ये उद्गम केंद्र के। नेक्स्ट जो है वो अर्थ की डेंसिटी की अगर बात करें हम तो अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.5 जो है पृथ्वी पर जो है एक शैडो जोन है। शैडो जोन के बारे में अलग अलग भूगोलवेताओं की अलग अलग राय है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ भूगोलवेता 103 डिग्री से 143 डिग्री मानते हैं, कुछ भूगोलवेता 105 से 145 डिग्री मानते हैं, कुछ भूगोलवेता 103 से 145 डिग्री मानते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये पक्का है कि 103 से लेकर 145 डिग्री के अंदर ये जो है
स्वेस जो विद्वान हैं उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जो है, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है सियाल में। सीमा जो है, सीमा के अंदर जो है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, और नीफे के अंदर निकिल और फेरस की प्रधानता है। अगर हम बात करें कि कौन से पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है तो वो है रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल। रिएक्टर स्केल का जो है प्रयोग काफ़ी किया जाता है। यह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग होता है। इसमें जो है तीव्रता 0 से लेकर 10 तक होती है। आरंभ में थोड़ी होती है, उसके बाद बढ़ती जाती है। जापान के अंदर अक्सर जो है भूकंप आते रहते हैं, लगभग प्रतिदिन 4 या 5 भूकंप महसूस किए जाते हैं। अगर मर्केली जो स्केल की बात करें तो इटली के जो साइंटिस्ट थे मर्केली, उन्होंने ये स्केल बनाया था। उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम मर्केली स्केल रखा गया। इसके अंदर जो वैल्यूज है वो 1 से लेकर 12 तक होती है। आजकल ये कम प्रयोग किया जाता है। अब हम करते हैं भूकंप के क्या प्रभाव है। तो भूकंप के हमें लाभ और हानि दोनों ही हैं। सबसे पहले तो हानि ये है कि इससे जान माल की हानि होती है, वस्तुएं, इमारतें, भवनें जो है वो टूट जाते हैं। अगर लाभ की बात करें तो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भूकंप जो है वो बहुत अच्छी तरह से बताता है। तो इंसान जो है अगर भूकंप नहीं आए तो हो सकता है कि बिल्कुल भी आंतरिक संरचना के बारे में लगभग न के बराबर ही जानकारी प्राप्त करें। तो हम करते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या होता है? भूमि हिलती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, भूकंप जब आता है तो भूमि हिलती है। धरातलीय विसंगति, सरफेस डिसकंटिन्यूटी, जब भूकंप आता है तो धरातल पर विसंगति हो जाती है, कहीं पर ऊंचा स्थान कहीं पर नीचा स्थान जो है वो हो जाता है। इसी प्रकार लैंडस्लाइड यानी कि भूमि संकलन, भू संकलन जो है या पंख संकलन जो है वो भी जो है अर्थक्वेक के कारण होता है। मृदा द्रवण जो है वो भी भूकंप का ही प्रभाव है। धरातल एक तरफ झुक जाता है, भूकंप आने से धरातल जो है वो एक तरफ झुक जाता है, ये भी भूकंप का ही प्रभाव है। हिम संकलन जो है, हिम जो संकलन है वो भी भूकंप का एक और प्रभाव है। धरातलीय विस्थापन जो है वो भी होता है। और बांध और तटबंध है वो टूट जाते हैं भूकंप के कारण, जिसके कारण फ्लड यानी कि बाढ़ आती है। उसके बाद क्या है, कहीं कहीं भूकंप आने से आग भी लग जाती है। और भूकंप का ही अगर समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं तो वो सुनामी बन जाती है। सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ है ग्रेट हार्बर वेव्स। पोताश्रय तरंगें इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा पोताश्रय पर ही आती है, जहाँ पर बंदरगाह होते हैं, जहाँ पर माल को चढ़ाया उतारा जाता है। अगर जोन्स, अर्थक्वेक जोन्स की बात करें तो विश्व में 5 अर्थक्वेक जोन हैं। सबसे पहला जो अर्थक्वेक जोन है उसके अंदर वेरी लो है, फिर लो है, थर्ड में मीडियम है, फोर्थ में हाई है और फिफ्थ में वेरी हाई है। इंडिया में पहले 5 भूकंप जोन थे, लेकिन महाराष्ट्र के कोयना और लातूर के अंदर जब से भूकंप आए हैं तब से साउथ इंडिया भी अर्थक्वेक जोन फ्री नहीं रहा है। तो इंडिया में अब कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो वेरी लो में आता है। तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जोन है वो अब नहीं रहा। इंडिया में अर्थक्वेक जोन 2, अर्थक्वेक जोन 3, अर्थक्वेक जोन 4 और अर्थक्वेक जोन 5, 4 प्रकार के जोन फिलहाल इंडिया के अंदर है। तो ये हमारा था अर्थक्वेक के बारे में। इसी चैप्टर में हम वोल्केनो के बारे में भी पढ़ते हैं। वैसे एक अलग से भी टॉपिक बनेगा अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस जो है, लेकिन हम यहाँ इस लेसन के अंदर सिर्फ एक बार ब्रीफ पढ़ रहे हैं। वोल्केनो क्या होता है? जो पृथ्वी का जब मैग्मा है, जो गर्म पदार्थ है, वो धरातल पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, उसे कहते हैं वोल्केनो। इसके अंदर धुलकन आते हैं, राख निकलती है, तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है, लावा निकलता है, ज्वालामुखी बम निकलता है और इस वोल्केनो इरेप्शन होने से कुछ गैसें भी निकलती है, जिसके अंदर 2 मुख्य गैस है, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक। इसके अलावा जो थोड़ी मात्रा में गैसें हैं वो क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन। ये जो गैस का क्वेश्चन है ये जेरफ की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। और वोल्केनिक जो है वैसे तो कई आधार पर बांटे गए हैं, लेकिन हम इस लेसन में सिर्फ एक ही आधार के ऊपर हैं वो बताएंगे। 3 प्रकार जो है वो वोल्केनो के हैं उद्गार की अवधि के आधार पर। जो फर्स्ट है वो है एक्टिव,
सेकंड जो है डोरमेंट, थर्ड जो है वो है डिस्टिनेक्ट। एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिससे उद्गार जो है वो बार बार होता रहता है, थोड़े ही समय के बाद या लगातार भी जो है आपको भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ भी कहा गया है, क्योंकि वो लगातार ही ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, उसको कहते हैं एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर 2 वोल्केनोज है, एक एक्टिव है और एक डोरमेंट है। जो एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में वो है बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप जो इंडिया के एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार में जो है वो बैरन है, वो एक्टिव वोल्केनो है। सेकंड जो है वो है डोरमेंट। डोरमेंट वोल्केनो मीन्स प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो कभी तो उद्गार हो जाता है या कभी उद्गार बहुत लंबे समय तक नहीं होता, लेकिन ये प्रसुप्त कहा जाता है, सोया हुआ। और आपको पता भी है कि सोया हुआ शेर खतरनाक होता है, क्योंकि शेर का तो क्या कहना, सोया है तो भी अगर आप करोगे तो खतरनाक ही है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक माने गए हैं, क्योंकि एक्टिव के पास तो मानव जाता ही नहीं है। डोरमेंट के बारे में सोचता है क्या पता कितने समय में उद्गार हो, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और इंडिया के अंदर जो एकमात्र डोरमेंट है वो है नारकोंडम। नारकोंडम जो द्वीप है वो है भारत का डोरमेंट वोल्केनो। इसके अंदर क्या है, लंबे लंबे समय के बाद 50, 100, 200, 500 वर्षों के बाद जो है वो उद्गार होता रहता है। और थर्ड जो है वो है डिस्टिनेक्ट या निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय मीन्स कि हमें अवशेष तो मिलते हैं कि कभी ज्वालामुखी है यहाँ, निष्क्रिय का ये अर्थ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आप ध्यान दीजिए कि निष्क्रिय का ये अर्थ नहीं है कि ज्वालामुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर ज्वालामुखी का प्रकार ही नहीं होगा। निष्क्रिय का अर्थ है यहां पर कभी ज्वालामुखी घटना हुई थी, लेकिन मानव ने जब से ज्वालामुखी का अध्ययन करना आरंभ किया है तब से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है। और आपको पता ही है कि ज्वालामुखी के उद्गार से काली मिट्टी जो है वो बनती है, जो कि कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो ज्वालामुखी का ये नुकसान भी है कि ये पूरे के पूरे गांवों को, शहरों को तबाह कर देता है। बहुत से लोगों के जो मृत्यु हुई है, जान माल की खूब हानि हुई है। और इसका लाभ ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता चलता है, और काली मिट्टी जो उपजाऊ है उसका भी निर्माण वोल्केनो से ही होता है। 2 तरह की आकृतियां वोल्केनो से बनती है। एक जो आकृति है वो है इंटरनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वोल्केनिक टोपोग्राफी, और सेकंड जो है एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स ऑफ वोल्केनिक टोपोग्राफी। इंटरनल लैंडफॉर्म्स में क्या होता है कि जो मैग्मा है वो पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही अंदर ही क्रिया करता है और वो कुछ विशेष आकृतियां बनाता है। तो ये जो इंटरनल लैंडफॉर्म्स है वो बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, ऐसी जो आकृतियां हैं वो इंटरनल लैंडफॉर्म्स की है। अगर हम एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो इसके अंदर जो है क्रेटर, कार्डेरा, एस्कोन्स, सिल्ड कोन्स, लावाडोम्स, वोल्केनिक प्लग्स, कंपोजिट कोन्स की आकृति जो है वो एक्सटर्नल आकृति है। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में इतना ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा टॉपिक जो है फिर हम बीए के अंदर पढ़ते हैं, या फिर अलग से लेसन आता है अर्थक्वेक और वोल्केनोज। तो इससे ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्टिव जो वोल्केनो है वे कहाँ पर है विश्व में, डोरमेंट कहाँ है, डिसइनएक्टिव क्या है, और जो डीप में जाएंगे वो हमारा जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो इस लेसन के अंदर हम एक और बात क्लियर करते हैं कि पृथ्वी पर जो है क्रस्ट मेंटल कोर पर 5 डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि 5 अशांतता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, देखिए पहले है क्रस्ट, फिर है मेंटल और फिर है लोअर। क्रस्ट जो है उसकी डेंसिटी 2.7 से 3.0 है। ये डेंसिटी अलग अलग विद्वानों और भूगोलवेताओं के द्वारा अलग अलग दी गई है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल की जो है वो 4.7 to 5 है, कुछ जगह ये अलग भी है। और अगर हम बात करते हैं कोर की तो वहाँ पर 11 से लेकर 13 तक, एनसीईआरटी की बुक्स में 11 से लेकर 17 तक भी लिखा गया है। तो उसके अंदर जो डेंसिटी है वो 11 से 17 है। जो है ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है इसके बीच में बनती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बनती है। अगर हम बात करें लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल तो इसके बीच में बनती है
मोहो नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका नाम मोहो रखा गया है। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी जो है वो डिसकंटिन्यूटी बनती है। लोअर मेंटल और जो है अपर कोर के अंदर जो है वो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बनती है। और अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है उसके बीच में लेहमान जो है वो डिसकंटिन्यूटी बनती है। दो क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में जो अक्सर पूछे जाते हैं, यहां से बनता है क्वेश्चन। या तो ये पूछा जाएगा कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। द राइट आंसर इज मोहो डिसकंटिन्यूटी। और जो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा ये, या तो कि मेंटल और कोर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, द राइट आंसर इज गुटेनबर्ग। तो ये लेसन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने अर्थक्वेक, वोल्केनो और डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, मानव कितनी गहराई तक जा सका है, कौन से स्केल पर किया गया है, अर्थक्वेक के क्या क्या प्रभाव है। इसी प्रकार हमने वोल्केनो में पढ़ा है कि क्या क्या निकलता है, उद्गार की अवधि के आधार पर कितने प्रकार का होता है, और भारत में कौन से ज्वालामुखी है, कौन सी आंतरिक संरचनाएं, कौन सी जो है इंटरनल यानी कि आंतरिक जो है वो आकृतियां हैं, और कौन सी बाह्य जो आकृतियां हैं वो ज्वालामुखी के द्वारा बनती है। फिर हमने पढ़ा है कि कितना घनत्व है पृथ्वी के अंदर जो है, और कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी बनती है। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने 500 सब्सक्राइब जो है वो क्रॉस कर लिए हैं। थैंक्स, आप लगातार हमारा साथ देते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रेस बटन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, और हमारी वीडियो को पूरा देखिए। आप जब तक नहीं देखेंगे, आप कमेंट नहीं देंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कितना डीप से पढ़ाना है। कल ही एक इंसान ने बताया कि सर थोड़ा सा और डीप करवाओ, तो मैंने आज डीप करवाने की कोशिश की है और लगातार इसको मेंटेन करूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मुझे लेस देन 20 मिनट्स का ध्यान रखना होता है। तो कुछ टॉपिक छूट जाते हैं डेफिनेटली, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। थैंक्स।